Kayani has already served almost 6 months as Army Chief. He retires in November. Would you give him another extension for reasons of continuity, or would you look to bring in a new man? I don't think he will ask any further extension, or he'll be interested in any further extension. I'll go by the book. I'll go by the merit. Whosoever is the senior most will have to occupy this job. So the senior most person will be the next Army Chief? Yes, the next one, the next in line. इस प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शायद। अभी जो क्लिप आप नवाज शरीफ साहब की सुन रहे थे, ये लेकर पिछले 3-4 दिन जब से जनरल राहील शरीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मौजूद बहस बनी हुई है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू इसलिए बन गया कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ कह दिया। और नवाज शरीफ साहब ने ये इसलिए कहा कि सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ होना चाहिए, पाकिस्तान में परसेप्शन ये है बेसिकली कि जी आर्मी चीफ जो है वो ज़िया उल हक साहब के मामले में, मुशर्रफ साहब के मामले में वो देखा यह गया कि जी पर्सनल लॉयल्टी जो है वो क्या होगी प्राइम मिनिस्टर की, और प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को बहुत बड़ा मेरिट देते हुए सीनियर लोगों को फारिग किया और नीचे से लोगों को, जूनियर लोगों को ऊपर अपग्रेड करके लगा दिया। यही मामला उनके मामले पे था ज़िया उल हक साहब की तरफ, और यही मामला था मुशर्रफ साहब के मौके पे। तो नवाज शरीफ साहब ने इस इंटरव्यू के जरिए खुद पैगाम दे दिया एक्चुअली कि जी मेरिट पे होगा, जो सीनियर मोस्ट होगा उसमें मेरा तो मैं कोई दखल नहीं दूंगा। तो जब मैं कोई दखल नहीं दूंगा तो कोई ये कह नहीं सकेगा कि मेरा प्राइम मिनिस्टर या तेरा प्राइम मिनिस्टर या सिलेक्शन, जब सिलेक्शन ही नहीं हो रही, जब हो ही मेरिट पे रहा और सिलेक्शन ऑलरेडी आर्मी की तरफ से आई हुई है सीनियर मोस्ट, तो मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो फिर अब लोगों ने उसका उल्टा परसेप्शन ले लिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी जो बातें हो रही हैं, अब तो खैर आर्मी चीफ बन चुके हैं और थर्ड पोजीशन पे भी जो आर्मी जनरल हो वो सीनियर मोस्ट होता है और क्वालिफाइड हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारी कन्फ्यूजन बेसिकली नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट और इंटरव्यू की वजह से हुई। आई थिंक इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में अभी तक इंटरव्यू किसी को नहीं दिया बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। ये तो एक लेटर नोट पे था, लेकिन इंडिया को बहरहाल दिया और उसमें उन्होंने ये बात की इंडियन चैनल को देते हुए। हम जानते हैं पाकिस्तान की तारीख को। आपको मैं एक छोटा सा वाकया बताऊँ, ये कोई अच्छा वाकया लेकिन एक रियलिटी मबनी वाकया। मुशर्रफ साहब ने जब वर्दी उतारनी थी तो अपने क्लोज लोगों से वो पूछ रहे थे कि जी वर्दी उतारो ना उतारो। तो लाहौर के जो एक सीनियर तरीन जर्नैल थे, उन्होंने उनको जब उनसे पूछा मुशर्रफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि सर आप वर्दी उतारने जा रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिएगा, क्योंकि होता यह है कि वर्दी जब आप उतारेंगे पावर खत्म, वंस इट्स फिनिश्ड। उसके बाद अपने बेटे बिलाल को भी लगाएंगे ना अगर आप आर्मी चीफ, 1 महीना 2 महीना तीसरे महीने वो भी कहेगा सर वो रावलपिंडी का कोर कमांडर नहीं मानता, तो अब आप जो है वो घर ही जाए एज अ प्रेसिडेंट। तो पावर जो है वो ऑब्वियसली उसके अपने एक खदोखाल होते हैं और पाकिस्तान में वो पावर अपना एक टर्न लेती है। उम्मीद रखते हैं कि ये मुशर्रफ साहब वाली जो मिसाल मैंने दी है ये दोहराई नहीं जाएगी। पहले तारुफ करा दूं मैं आज के पैनलिस्ट का आपसे। मियां जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं नून लीग के, आप बड़े उतावले हो रहे हैं, उस पर कमेंट करने को मैं टाइम दूंगा आपको, आप जरूर कीजिएगा। रऊफ क्लासरा साहब हैं, आप जानते हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेशन से आपका की क्लास से आपका ताल्लुक है, दुनिया अखबार से आप वाबस्ता है, बहुत बहुत वेलकम, आप इनकी तहजीब सुनते हैं। हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन करेंगे और शौकत यूसुफ जई सूबाई वजीर खैर पख्तूनख्वा PTI के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हम कोशिश करेंगे जफर लाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलने। कुछ आपने इस पर कहना है जो मैंने अभी जितना कुछ कहा, वरना मैं आगे जाऊँ फिर? नहीं मैं इकट्ठा ही कहूँगा। इस पे कुछ नहीं कहना चाहते आप? अच्छा ये बता दीजिए कि ये गलत काम है, ये ऐसा परसेप्शन नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू से आया और उसके बाद जब ऐसा नहीं हुआ तो अब लोगों ने फिर बातें बनानी शुरू कर दी। नहीं कामरान, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो अभी आपने कहा कि शायद किसी जूनियर को लगा दिया, ये 3 का पैनल मैंने होता ये नहीं कहा, मैंने कहा वो सीनियर मोस्ट ही है या चले, लेकिन उनके इंटरव्यू से परसेप्शन उभरी कि सिलेक्शन तो फिर सिलेक्शन ही होती है ना सर। नहीं सिलेक्शन देखो ना, 3 का पैनल आया था तो तीनों सीनियर थे, तीनों में से 2 दिया ना कि सिलेक्शन में करूंगा नहीं, सीनियर मोस्ट को लगा दूंगा। तीनों में से 2 जो हैं वो लग गए और एक ने फारग होना था, ये तो कोई इशू नहीं है। और दूसरा जो अभी आपने इंट्रो में बात की है ना, मैं क्यों बार बार इसको डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं उसके हवाले से फॉरेन पॉलिसी पे या दाखिला पॉलिसी कैसे बनेगी, क्योंकि हुकूमत तो चेंज हुई नहीं है, कोई अमेरिकन की हुकूमत तो चेंज हुई नहीं है कि पॉलिसी चेंज हो जाए। ठीक है, हुआ यह है कि पाकिस्तान की तारीख में 65 सालों में होता यही आया है कि अगर कोई दरमियान में कोई जमहूरी सेटअप आया भी है तो फॉरेन पॉलिसी या दाखिला पॉलिसी जो है वो एक दफाई अदारा जो है उस पर ज्यादा असरअंदाज रहा है, जिसकी वजह से आज बातें भी हो रही हैं या अहमियत। देखें आज फॉरेन पॉलिसी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होंगे अब। नहीं देखें, पिछली जो हुकूमतें रही हैं या खास तौर पर जो इनसे पहले जो इनके पेशवा थे, वो भी मैं समझता हूं कि उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। उनकी सोच विजन की बात नहीं हो रही, बात असरअंदाज होने की हो रही है। नहीं असरअंदाज बहुत सी जगहों पे अच्छा हुए। वो क्यों असरअंदाज बिल पे हुए, मेमो गेट के ऊपर वो इसलिए असरअंदाज हुए कि परवेज मुशर्रफ ने जब NRO किया था पीपल्स पार्टी के साथ,
तो उस वक्त ये ISI के सरबराह थे और ये इनका भी एक रोल था, एक किरदार था, लिहाजा ये सियासत में थोड़ा बहुत आप इस पॉइंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना कि आर्मी जो है वो ये हकीकत है, वो दाखिली सियासत में असरअंदाज होती रही है, तो ये आर्मी चीफ से आप इस पे करेंगे नहीं होंगे कामरान, ये इसीलिए आप प्रोग्राम ये कर रहे हैं और इसमें ये मौजू बहस बना हुआ है, वजह यही है। और उनके जो पेशवा थे, अब का बताया ना, ये तो नहीं होंगे ना, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? मेरा ख्याल नहीं है कि आज के जो हालात हैं और ये एक प्रोफेशनल हैं, सोल्जर हैं, ये कभी मुमकिन नहीं होगा। रऊफ क्लास्टर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी कामरान सर, ये सवाल उठाना जो है हक बजाने पे हम के नहीं कि जनरल जो राहील है उनके मुतालिक अब असेस किया होगा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कि ये फॉरेन पॉलिसी में मुल्क की दाखिली सियासत में उस तरह असरअंदाज हो गए, यानी जिस तरह के उनके पेशरो हुआ करते थे। आप और मैं जानते हैं कैरो लीगर बिल का मामला, मेमोगेट स्कैंडल का मामला, जिस तरह आर्मी चीफ इंटरफेयर किया, इवन एक अच्छी चीज में भी इंटरफेरेंस की उन्होंने मुबैना तौर पर अदलिया की बहाली के अंदर। या आप समझते हैं कि नहीं, सारे मफरूजे और आर्मी चीफ क्या नहीं जो थे वो उन्होंने सिर्फ पीछे रह के स्ट्रेंथन किया है डेमोक्रेसी को? खैर कियानी साहब ने, मैं नहीं समझता, अब हमारा मीडिया की अपनी एक राय है, हर बंदा अपनी राय का एंटाइटल है। मैं कल से मैं ये बहुत सारे प्रोग्राम भी टीवी पे देख रहा हूँ और जिसमें जनरल कियानी साहब को बहुत बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया गया। उन्होंने ऑफ कोर्स कुछ अच्छे काम किए होंगे, तो लेकिन ये भी मान लेना चाहिए मेरा ख्याल जितना आज जनरल कियानी साहब के दौर में पाकिस्तान की या रिट जो है, और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा तालिबान को डील करने के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से ये वीक हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तानी हिस्ट्री में इस तरीके का पहले कोई आपको सिचुएशन नज़र आती हो कि वो 3 साल DGISI रहे हैं, 6 साल वो आर्मी चीफ रहे हैं, उसके बाद भी आज पूरी रियासत पाकिस्तान और पूरे 18 करोड़ लोग और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज और पूरी पार्लियामेंट आज तालिबान के पैरों में पड़ी हुई है कि हमें माफ़ कर दें। तो 9 साल के बाद मेरा ख्याल लेगेसी ये नहीं होनी चाहिए थी। एटलीस्ट वो आज एक सिक्योर, एक सेफ और एक ज़्यादा मजबूत एक मेरा ख्याल पाकिस्तान उन्हें देना चाहिए था, जहाँ पे सियासतदानों की अपनी गलतियां हैं, करप्शन है, उसमें उनके मेगा स्कैंडल्स हैं, उनकी फैमिली। और दाखिली सियासत में जो असरअंदाज हुए या नहीं हुए आपके ख्याल में कियानी साहब पाकिस्तान हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। मसलन आप इससे देख लें कैसे नहीं हुए। एक सिटिंग वजीर आजम थे उस वक्त, हाँ, उनके खिलाफ चार्जशीट थी। आपको याद होगा मेमो स्कैंडल क्या था, DGISI ने और जनरल कियानी ने जाके अपनी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बयानात उसमें दाखिल करवाए थे, इन्फ्लुएंस किया था उन्होंने, हमेशा करते रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग उनको कहते हैं जी वो चाहते तो वो टेक ओवर कर सकते थे। तो आई ऑलवेज वंडर भी जिनका अपना GHQ वहाँ पे ये तालिबान के कब्जे में रहा है 4 दिन, तो वो उनके पास क्या मॉरल ग्राउंड थी, वो जाते और वो पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेते, PTV पे चढ़ जाते। या जिनको यहाँ पे हमने OBL ऑपरेशन हुआ है, सलाला का हमने देखा है, उसके बाद हमने और बहुत सारे यहाँ पे फेलियर्स देखे हैं। तो वो कैसे ये हमारा ये मीडिया पोर्ट्रेट तो रऊफ साहब एक बात बताइए, अपना घर ऑन फायर था। जी, ये इस बैकग्राउंड के साथ तो फिर मेरा आपसे सवाल यही है, जो आज के प्रोग्राम का भी सवाल है कि जो जनरल राहील शरीफ साहब है, बेसिकली इनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? बीइंग अ तजिया निगार पाकिस्तान की टॉप मोस्ट, आपने दुनिया देखी है, पाकिस्तानी सियासत देखा है, कि ये उस तरह ही कियानी साहब की तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में पे असरअंदाज होंगे, पाकिस्तान की दाखिली सियासत में होंगे या नहीं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सोच के इनको बनाया, तो नहीं होंगे। 2-3 बड़े मेरा ख्याल इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो देखना होगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है, क्या ये गुड गवर्नेंस की तरफ जाएगी, करप्शन के स्कैंडल नहीं आएंगे, ब्रादरीज़म अपने क्लाइन की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट से नहीं होगी, कश्मीरी एक ओरिजिन को बुनियाद बना के आपको ओहदे नहीं दिए जाएंगे। अगर ये काम नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल हुकूमत आज़ादाना फैसले कर सकेगी। एक जो इन पे दबाव आएगा, मैं समझता हूँ जनरल ये राहील शरीफ साहब पे, वो जो नवाज शरीफ साहब ने बहुत स्टेटेड पॉलिसी दी है कि वो भारत के साथ किस तरह के तल्लुकात रखना चाहते हैं, जो जाती तौर पर मैं उनके हक में हूँ। जो नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि आपको इंडिया के साथ रिलेशनशिप इस हद तक जाने चाहिए, इवन वीजा रिस्ट्रिक्शन भी आप खत्म करना चाहते हैं, आपको करने चाहिए। इसमें देखना होगा कि हमारा GHQ क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि देखा यह गया हमने माजी में, जब फौज आके डायरेक्ट रूल करती है पाकिस्तान पे, तो भारत के साथ हमेशा CBM भी होती हैं, अच्छे रिलेशनशिप भी होते हैं, आगरा भी जाते हैं, वहां पे बेंगलोर मैच देखने भी जाते हैं। लेकिन जो ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, हमारे GHQ की तरफ से रिजर्वेशन भी दी जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर को रोका भी जाता है। एक लास्टली इनके लिए जो बड़ा चैलेंज है तालिबान होंगे, वो अमेरिका होगा, अफगानिस्तान से ज्यादा मैं समझता हूँ जनरल शरीफ से जो नवाज शरीफ साहब आके एक्सपेक्ट करते होंगे और ठीक एक्सपेक्ट करते होंगे कि GHQ को नवाज शरीफ को पाक इंडिया रिलेशनशिप पे सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्या वो सपोर्ट वो लेके दे सकते हैं नवाज शरीफ साहब को? दैट वुड बी अ बिग क्वेश्चन। हारून रशीद साहब, मेरे सवाल के 2 हिस्से, पहला हिस्सा तो यही है कि आप एग्री करते हैं
रऊफ क्लासरा साहब की इस बात से कि जनरल कियानी जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान की रिट कमजोर हुई है, तालिबान के पैरों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिरी हुई है और हम खुद अपने GHQ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, तो कियानी साहब तो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो जमहूरियत का तलपट करते, तो क्रेडिट क्यों उनको दिया जाए। और इसके अलावा पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस की बेजा उन्होंने एग्री करते हैं क्लासरा साहब से। पहले तो ये सवाल है, फिर अगला सवाल करूंगा आपसे हारून साहब। और क्लासरा साहब तो बादशाह आदमी है, अजीबो गरीब गुफ्तगू ये कर रहे हैं, आज पता नहीं इनको क्या हुआ है। गुजारे ये है, देखना ये होता है कि क्या सिचुएशन आपको मिली थी और उसमें क्या परफॉर्म आपने किया। हुकूमत अगर कदमों में गिरी हुई है तो खुद गिरी हुई है। जनरल कैनी इन्होंने गिरने का मशवरा नहीं दिया। जनरल कैनी इन्होंने हमेशा मजबूत स्टैंड लेने का, नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने का, कौमी इत्तफाक राय कायम करने का मशवरा दिया। ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है अफगानिस्तान के हवाले से, फिर कबायली इलाकों में, जनरल कैनी ने तो पैदा नहीं किया, और लोगों ने पैदा किया। और ये मुदाखलत भी अजीबो गरीब बात है। अब ये कह के जनरल कैनी की मजम्मत करना कि वो लोग कहते हैं कि अगर वो चाहते तो कब्जा कर लेते और ऐसा कर लेते, उन्होंने तो कभी ये नहीं चाहा। उन्होंने तो हमेशा ये चाहा कि सिविल वाले ज़्यादा वो लें, जिम्मेदारी लें। और देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हैं। खुद क्लासरा साहब कह रहे हैं कि भाई ये क्लाइन की बुनियाद पे ओहदे दिए जाते हैं, करप्शन बेपनाह है, खलाक कभी बाकी नहीं रहता, ये पॉलिटिकल साइंस का उसूल है। और जो असरअंदाज होने की बात है, एक तो असरअंदाज होना ये है कि प्रेशर डाला जाए गैर मामूली, मेमू गेट में भी, और दूसरे जिस वाक़े का हवाला दिया वो अदालत में उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट एक मौक़िफ़ तलब करे और वो अपना मौक़िफ़ भी ना दें तो ये तो अजीब बात है। और दूसरी बात यह है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो सारी दुनिया में इनपुट देती है, CIA भी देती है, पेंटागन भी देती है, वो तो रहेगा। और वो इंस्टीट्यूशनल है, वो इंडिविजुअल की राय नहीं होती। मतलब पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात पे फौज की राय बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मरहला बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन मरहलावार होनी चाहिए। इस तरह अफगानिस्तान में भी तरीके कार के मुताबिक मारूफ मालूम सफारती शाइस्ता सफारती ज़राए के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। अब अगर किसी का दिल चाहता है कि जनरल कैनी की इस वक्त मजम्मत करे जब वो चले गए, तो वो शौक अपना। अच्छा हारून साहब, मेरे सवाल का अगला हिस्सा, इस पे तो आपको रऊफ साहब करना चाहिए, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे सवाल का अगला हिस्सा हारून रशीद साहब से यही होगा कि रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर वॉज द पास्ट, अब जो जनरल राहील शरीफ साहब आए हैं पावर में, तो ट्रेडिशनली हमने देखा है कि ऑब्वियसली आर्मी जो है उसका फॉरेन पॉलिसी में एक से होता है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक से होता है, इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी में एक से होता है, उसकी अनडिनाइबल है। उनके अपने भी इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उस हिसाब से वो देखते हैं चीज़ों को पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में। आपकी क्या असेसमेंट है कि अब नवाज शरीफ साहब ने इतना बगौर सोच समझ कर ये फैसला जो किया है जनरल राहील शरीफ साहब का, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये सोच के किया होगा ना कि फॉरेन पॉलिसी में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आज़ाद हो, आर्मी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, उसमें इंटरनल मामलात में टाइम्स मैगजीन नवाज शरीफ साहब को तो स्ट्रॉन्ग कहे प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ को ना कहे, जैसा कैनी साहब को कहा करते थे। तो अब आपका अपनी असेसमेंट क्या है कि नए भाई जनरल कैनी के दौर में भी नवाज शरीफ साहब आजाद थे, उन्होंने क्या मसला पैदा किया नवाज शरीफ के लिए? तो टाइम ही नहीं था, दौर में भी आजाद थे, टाइम ही नहीं था, ये आजाद थे बिल्कुल, कोई प्रेशर नहीं था नवाज शरीफ साहब पे। उनके पास गए, उन्हें ब्रीफ किया, उन्हें राय दी। मुज़ाकरात का फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया सियासतदानों की मदद से, उन्होंने उसे सपोर्ट किया, उसमें कोई रुकावट तो नहीं डाली। और मेरा ये ख्याल है कि जनरल राहील जिस मिजाज के आदमी हैं, पैरामीटर्स के वो आदमी हैं, ज़ाब्ते के आदमी हैं, तो ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वैसे भी उनमें एक कॉमन चीज़ है जनरल कैनी के साथ कि वो शख्सी तसादुम से गुरेज करने वाले आदमी हैं, शाइस्ता आदमी हैं, ज़ाती ताल्लुकात भी दोनों ख़ानदानों के अच्छे हैं। लकीली ये प्लस पॉइंट है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो जनरल राहील के बारे में फौज में जितने भी लोगों से हमने पूछा है, उनके सीनियर से पूछा है, साथियों से पूछा है, इर्द गिर्द के लोगों से, अच्छी राय रखते हैं और हुस्न अखलाक है उनके अंदर। और मेरा ख्याल है कि मामलात अच्छे चलेंगे इंशाअल्लाह। और यही प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली सिविल को, हुकूमत को ज्यादा मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। सर ठीक है, मैं जाऊंगा शौकत साहब को, लेकिन उससे पहले रऊफ क्लासरा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग और नॉट? मैं जाऊंगा आगे, वरना शौकत नहीं, हारून साहब का मेरा ये जो इस तरह का ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये कोई आज पहली दफा टीवी पे नहीं आ रहा। हारून साहब को पता है, हम घर पे, मेरे घर पे बैठ के, इनके घर पे बैठ के, दफ्तर में बैठ के कई दफा हमारी इस पे हीटेड डिबेट हुई। उनका जनरल कियानी साहब के बारे में अपना एक व्यू है, एक अच्छा तस्वर रखते हैं। मेरा उस तरीके, उनकी जात के हवाले से ऑफ कोर्स जनरल ये कियानी साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, अच्छे बंदे होंगे। मेरा प्रोफेशनल हवालों से एतराज़ात है बड़ा जेन्युइन से। शेर शाह सूरी को यहाँ पे 4 साल मिले थे, उन्होंने यहाँ मुगलों को भगाया, ना हिंदुस्तान से भगाया, 4 साल हुकूमत की और बड़े आला पैमाने पे की, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें, GT रोड बनाया, आज तक उनकी अल्लाह से डरो, जनरल कैनी को हुकूमत नहीं मिली थी।
अल्लाह से डरो कलादरा जनरल कहने को हुकूमत नहीं मिली, उन्हें फौज मिली, फौज को उन्होंने बहुत इंप्रूव किया। सर ये वो सर किया होगा, हम देख रहे हैं जितनी इंप्रूव हुई है कि ये 6 साल बाद आज पाकिस्तान पूरा तालिबान के पैरों में पड़ा हुआ है। वो हम देख चुके हैं चीजें किस तरह की। उनके हाथ में हुकूमत तो नहीं थी ना, हुकूमत तो थी आपके दोस्त जनाब यूसुफ रजा गिलानी के हाथ में और परवेज अशरफ मुद्दतुल्लाह उलाली के हाथ में, और अब मेरी गुस्ताखी तो नहीं है कि मैं भी ये ताना दे सकूं सर। हरून साहब मेरे तो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता, की बात नहीं है, आपको भी दे सकूंगा। कोई आपकी ऑनेस्टी डाउट नहीं करता, लेकिन आपके दोस्त तो थे वो सर, मैं आपकी दयानत पे तो कोई शुबह नहीं। चले बात कामरान, आप किसी और से सवाल पूछ रहे हैं, हरून साहब मुझे जवाब नहीं देने जा रहे, आप किसी और से पूछ रहे हैं। अब टाइम मेरा ख्याल है काफी, अब मैं हरून साहब से मेरा एक जाती ताल्लुक है, मैं ये टीवी चैनल पे बैठ गए उन जाती ताल्लुकात में बात नहीं कर रहे हैं, मुल्की मामलात में बात कर रहे हैं। ठीक है कामरान, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब आपका मेरा डिफरेंट व्यू है। मैं ये समझता हूं हमारी रेट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फोर्सेज इस अरसे में उन्हें जो अपना रोल प्ले करना चाहिए था, और बड़े ब्रेव हैं, इन्होंने शहादतें दी हैं, इन्होंने सफर किया है, लेकिन एक हम स्टैंड लेने में नाकाम रहे। हो सकता है नवाज शरीफ साहब अब मुज़ाकरात कर रहे हूं, लेकिन पिछले साल या 5 साल आपने देखा है आसिफ जरदारी साहब, गिलानी साहब लेटे रहे हैं फौज के आगे, जो कुछ कहा गया बल्कि जो नहीं भी कहा गया इन्होंने भी हैंड ओवर किया था। उन 5 साल 6 साल में मेरा ख्याल है कियानी साहब को आज क्रश करके जाना चाहिए था तालिबान को, कि ये सिचुएशन ही पैदा ना होती। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अफगानिस्तान पे क्या करें, ये मैटर वो अपने दौर में सॉल्व कर सकते। दैट्स माय व्यू। एक जुमला कहने की मुझे इजाजत दें जनाब, कह दीजिए फिर मेरे जाना आगे शौकत साहब के पास। ये जंग कौमी इत्तेफाक राय से लड़ी जा सकती है, तनहा फौज नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ये बात आ गई। शौकत यूसुफजई साहब, सॉरी आपके पास थोड़ा लेट आया हूं मैं। पहले तो बुनियादी सवाल है, ऑब्वियसली आप हुकूमत में हैं, सूबाई हुकूमत में, और आपकी जो पार्टी है वो वफाक में अपोजिशन में है। कंसर्न तो आपका भी है। अब जो जनरल राहिल शरीफ साहब आए हैं और आप एक वॉर फ्रंट लाइन स्टेट लड़ रहे हैं, आप खैर पख्तूनख्वा में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप जनरल साहब से कि क्या करें वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना कि वो सजेस्ट करेंगे वो रोल जो इससे पहले उनके पेशरो निभाते रहे फॉरेन पॉलिसी से लेकर दाखिली मामला तक? व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ द आर्मी चीफ that he should do what and what not? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये कि देखिए, ये आपने बिल्कुल कहा कि फ्रंट लाइन सूबा है ये, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती हैं, और जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं, जिस दलदल में ये सूबा फंसा हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा हिकमत अमली की ज़रूरत है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक कौम बनने की ज़रूरत है, जो इस वक्त मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं टीवी टॉक शो देखता हूँ या ख़ुद इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, अपने शुरका की गुफ्तगू सुनता हूँ, तो बड़ी कलाबाजियाँ मुझे नज़र आती हैं। क्योंकि कोई नेशनल इंटरेस्ट जो किसी वक्त कहा जाता था, फिर बाद में वो भी मतनाज़ा हो गया कि जी नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो उस तरफ कोई गुफ्तगू नहीं होती है। और जब हम टॉक शो ख़त्म होता है तो उसमें पता ही नहीं चलता है कि जी हमने क्या कहा और क्या होना चाहिए था। अब इशू ये है कि देखें, इतना बड़ा इशू यहाँ पे चल रहा है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, और पूरी कौम जो है वो चाहती है कि ड्रोन हमले बंद हो जाए पूरी, और जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो भी उसकी मजम्मत करते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि जी इसको रोकेगा कौन, ये क्यों हो रहे हैं, किसके इशारे पे हो रहे हैं? आज अगर आप अखबारों में पढ़ लें और अमरीकी नुमाइंदगान की खबरें आप पढ़ें, तो वो क्लियर कट उनकी तरफ से, अमरीकी हुकाम की तरफ से, कि जी पॉलिसी वही है, हमने कोई चेंज तो नहीं की है। और वही जो ड्रोन हमलों के हवाले से, जो नेटो सप्लाई के हवाले से जो फैसले हुए हैं माजी की हुकूमत ने किए, वो अभी जारी हैं जी। तो यही सवाल पैदा होता है कि इसमें देखिए, अगर हम फौज से तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फौज से ज्यादा हुकूमत का मसला आता है। आप देखें कि अब मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि जी जनरल कियानी ने किया क्या और अब से क्या होगा, लेकिन होना ये चाहिए कि जब कौम ने वोट देना, ये मुल्क जमहूरियत के नाम पे, लेकिन शौकत साहब ये बताइए ना, आप ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आर्मी चीफ जो है वो फॉरेन पॉलिसी और दाखिली पॉलिटिक्स में जो है वो इन असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ब्रीफली बताइए, मैं फिर ब्रेक पे जाना है कि होना चाहिए उनको मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में या नहीं? देखिए पाकिस्तानी फौज का जो अब तक रिकॉर्ड रहा है, वो तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनका तो अमल दखल रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वोट के ब्रेक लेंगे, ये आपका पॉइंट था, चेंज हो रही है, ये आपका पॉइंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने जानना था कि तहरीक इंसाफ क्या सोचती है इस बारे में। व्यूज ब्रेक में जाएंगे, तो वापस आएंगे तो आपको मैं इमरान खान साहब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाऊंगा, और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा अजीबोगरीब इल्जाम बहुत से लोगों के नजदीक लगा दिया है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका से डील करके आए हैं कि ऊपर से ड्रोन की मजम्मत और अंदर से अमेरिका को वेलकम कि आप ड्रोन से पाकिस्तानियों को उड़ाएं।
इसके क्या डायनामिक्स हैं, ये बड़ा एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है जो इमरान साहब ने लगाया है नवाज शरीफ साहब के ऊपर और उनकी हुकूमत के ऊपर। वापस आएंगे, इस पर भी बात करेंगे, और चीफ जस्टिस साहब की रुखसती जो है उससे कौन कौन खुश हो सकता है और कौन कौन खुश नहीं, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका तो ड्रोन गिराता है, लेकिन इमरान साहब ने बम शेल गिरा दिया। मैं आपसे जावेद लतीफ़ साहब, आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बाइट है, बिलवास्ता तौर पे गद्दारी का इल्जाम लगाया इमरान साहब ने आप पे कि आप लोग अमेरिका से मिले हुए हैं। ये सुनते हैं जी, इमरान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार है। बहुत बड़ा इस मुल्क में गेम हुई है, इंटरनेशनल एजेंडा का यह हिस्सा है इस गवर्नमेंट को लाने का, जो पिछली गवर्नमेंट को लाने का एक इंटरनेशनल एजेंडा का हिस्सा था कि इस मुल्क के अंदर जो मर्जी करें वो, या हमारे लोगों को कत्ल करें, ड्रोन अटैक करें, ये सिर्फ मजम्मतें करते रहेंगे। अंदर से मुकमुका हुआ नून लीग का और अमेरिका का, और हमें ऐसे अटैक किया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। ये तो इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो तो ऐसे लग रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है। जी मियां साहब, मुकमुका आपका अमेरिका से, तो गद्दारी का केस बनता है आप। मैं कामरान साहब इस जवाब देने से पहले मैं क्लासर साहब ने जो बात की, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जी, लेकिन मैं किसी की वकालत भी नहीं करूँगा। ये ज़रूर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ उनकी खिदमत में कि जो उनके पेश रो थे कियानी साहब के, जब वो आए थे और जो उनकी पॉलिसी थी, उन्होंने क्योंकि आइन को तोड़ा, कानून को तोड़ा, मुशर्रफ साहब ने और अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करवाने के लिए, पूरी दुनिया में काबिल कबूल करवाने के लिए उन्होंने जो पॉलिसियां ली और जो उन्होंने कुछ कर दिया, वो शायद तोको भी नहीं रखी थी आलमी फोर्सेस साहब उससे वापस लाए, लेकिन उनको विरासत में वो चीजें मिली और उसको वापस लाए जमहूरियत की तरफ, कुछ उन्होंने बेहतर किया उसमें। लेकिन जो बात आज बार बार अभी जो इमरान खान साहब ने किया बात, या इनके जो लोग बातें करते हैं, या अभी जो गद्दारी के आपके एग्रीमेंट हुआ है कि ऊपर से ड्रोन नीचे से मारी जाओ, ऊपर से हम मुकम्मल करते जाएंगे। ये एक हकीकत है कामरान साहब कि हमने ड्रोन गिराया नहीं, लेकिन हमने उनकी वो जो पॉलिसी थी पिछली हुकूमत की, हम उसका ना हिस्सा बने हैं, ना जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ठीक है, हमारी उसमें कोई किसी किस्म की भी रजामंदी। लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं, सिर्फ मैं वो जवाब देने से पहले ये जरूर अर्ज करूंगा, इराक अफगानिस्तान का हाल देखें, जिन्होंने जोश से होश से काम नहीं लिया, जोश से काम लिया, और आज ईरान जो है वो कितनी न्यूक्लियर डील पे आ गया, लेकिन इमरान साहब ने आप पे इल्जाम लगाया। तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि मसूफ ये बता दें कि 15 साल तक ये एक मुर्दा घोड़ा था, इसमें किसने जान डाली और किस मकसद के लिए डाली, और खैबर पख्तूनख्वा में फिर हुकूमत किसने इनको दिलाई? अगर घोड़ा कौन? अगर मुर्दा घोड़ा से पीटीआई एक मुर्दा घोड़ा था, ठीक है, किसी को 15 साल ये तो काउंटर सवाल हो गया, लेकिन मैं समझता हूं कि इस किस्म के ना इल्जामात लगाने चाहिए। ठीक है जी, मैं आज जरूर लगाया इन चीजों के साहब, आज लोग आपसे पूछ रहे होंगे, मैं कहूंगा फिर वो जवाब दे दें। हकीकत में मैं आज भी ये कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मुहिब्बे वतन नहीं है, या इनके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, ये जो भी इल्जाम लगाते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे आज लोग पूछ रहे होंगे क्या एविडेंस है आपके पास कि आपने नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत को बिला वास्ता इनडायरेक्टली गद्दारी कह दिया, कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की, इलेक्शन में इनको जितवाया इस शर्त पे कि जी फॉरेन पॉलिसी वही रहेगी मुशर्रफ साहब वाली, जरदारी साहब वाली, ड्रोन मारते रहेंगे लोगों को, नवाज शरीफ साहब झूठी मुजम्मतें करते रहेंगे। ये एविडेंस क्या आपके पास इस इल्जाम का? बड़े संगीन इल्जाम है गद्दारी के। देखिए मैंने आपसे पहले ये अर्ज़ किया कि ये आज मीडिया में ये चीज़ें सारी आ चुकी हैं कि अमेरिकी डिपार्टमेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी में शिफ्ट नहीं आई है, वही जो हमारे साथ जो मायदे हुए हैं, जो हमारे साथ वादे हुए हैं, इस हुकूमत से साथ भी वही चीज़ें चल रही है। और आपने देखा है मीडिया में आज को, मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर शक तो पैदा हो जाता है ना कि अगर आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं उसका, आप डिनाई करें कि हमने कोई ऐसा मायदा नहीं किया, क्या कहें उसके जवाब दें, इनसे ये पूछें कि क्या कहें हम ड्रोन गिरा दें। ये मुआहिदा जो है आपसे हुआ है, क्या कहें का मतलब नहीं है। स्टेट ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपके हुकूमतें जो हैं वो स्टेट के बहाव पर करती हैं। शौकत साहब की बात सुन लें जरा। जी शौकत साहब, देखिए ये देखें, ये कोई मामूली वाकया नहीं है कि हंगू जैसे सटल एरिया में, फिर गुज़िश्ता 10 सालों में हम देखें तो ये मैदानी जंग बना हुआ है, फाटा, और
बेगुनाह लोग मर रहे हैं। आज आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हुआ है, उसमें एक बच्चा मरा है और उन्होंने माफी मांग ली अफगान सदर से। ये तो सारे चैनल पे चला, आपने देखा। लेकिन शौकत साहब एक बात बताइए, शौकत साहब एक बात बताइए, आप ड्रोन गिराने के बाद अमेरिका जंग तो मोल ले नहीं सकते, नंबर 1। यानी एफआईआर की पोजीशन ये कि एफआईआर जो आपने अगर कटवाई है तो उसमें वो तो अफगान नेशनल्स निकले, तो जब आप यूएन में भी जाएंगे एफआईआर लेके तो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप जो मदई पार्टी है वो तो इसमें है ही नहीं स्टेक होल्डर। पाकिस्तान के तो वो लोग ही नहीं थे जो पिछले जो हंगू का जो आप कह रहे हैं जिसमें मारे गए। तो कहने का मतलब ये कि आप लोग खुद भी थोड़ा आप पे ये इल्जाम जो लग रहा है एग्जैजरेट नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स नहीं हो रही इसके ऊपर। एक एफआईआर में सवाल है मेरा, नामजद नहीं कर सकते, डेरा इस्माइल खां की जेल को बचा नहीं सकते, एक हुकूमत गिरती हुई साख गिरती हुई को बचाने के लिए इस तरह की पॉइंट्स को किसी तौर पर भी जी शौकत साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और मेरी बात सुनो, गिरती गिरती छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ये 5 साल कायम रहेगी और हमें इसकी परवाह भी नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इससे ज्यादा अक्सरियत हमें परवाह भी नहीं है। देखिए हमें कोई परवाह नहीं आपकी तरह, हम बिकेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, हम बिकेंगे नहीं, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे पाकिस्तानी उस पे जो हम सालमियत की बात करते हैं। अपनी गवर्नेंस बताएं, आप सूबे में कौन सी गवर्नेंस लेकर आए हैं? मुझे पता है ना, मुझे पता है कि आप लोग किस तरह के आए हैं। किस बुनियाद पर आप वफाक को, अच्छा शौकत साहब की बात सुन लें, किस बुनियाद पर आप कर रहे हैं? ये सब बात किसी की नहीं समझ आ रही, शौकत साहब जवाब दे दीजिए। जी जी यही तो इनका प्रॉब्लम है कि जब इनसे नहीं बनती है तो फिर ये शोर जवाब सुन लीजिए। शौकत साहब जवाब कंप्लीट करें, शौकत साहब जवाब कंप्लीट कर ले फिर मैं। देखिए एक तो इन्होंने जो ये कहा ना कि ये 5 महीने में एकदम पता नहीं क्या हो गया। देखो पाकिस्तानी कौम की तौहीन न करें, पाकिस्तानी कौम और फिर खैबर पुख्तनख्वा के अवाम की तौहीन न करें। उन्होंने वोट दे के हमें इस यहाँ पे पहुंचाया है और हमें उन्हीं की बात करनी होगी। हम इक्तदार में आके फिर अमरीकी जबान नहीं बोलेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि जो ड्रोन हमले जो है वो सालमियत के खिलाफ है, दूसरी तरफ आप उसी ड्रोन हमले को जो है ना खामोशी से सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। आपके लोग यही टीवी पे आके कहते हैं कि जी हमें एक कंसेंसस के साथ आना चाहिए, तो किसने रोका है आपको? आए आपने लीडरशिप दिखाए ना अपनी। कामरान साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए। वफाक में हुकूमत बने मुस्लिम लीग नून की, तो ये कहते हैं उन्होंने बनवाई। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत बने, हम तो कबूल करते हैं, हम तो ओन करते हैं। आपको कबूल करना चाहिए, आपको कबूल करना होगा। अच्छा एक मिनट शौकत साहब, एक मिनट शौकत साहब, एक मिनट। हारून रशीद साहब, इमरान खान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको आप क्या कहेंगे? इतना संगीन इल्जाम लगा दिया वफाकी हुकूमत के ऊपर कि अमेरिका के एजेंट है। देखिए इमरान खान की एक बात तो सही है, ये हुकूमत आई है अमेरिका की मदद से, सऊदी अरब की मदद से, मालदार तबकात की मदद से। ये कह रहे हैं इमरान खान मुर्दा घोड़ा, वो तो कभी मुर्दा घोड़ा नहीं था। वो तो क्रिकेटर था तब भी नहीं था जब वो शौकत खानम हॉस्पिटल बना रहा था, जब वो निमल यूनिवर्सिटी बना रहा था। नवाज शरीफ क्या चीज था जिसको लीडर बनाया? उसको फौजियों ने लीडर बनाया, एजेंसियों ने बनाया। ये जो तर्ज गुफ्तगू है इसमें नजरसानी करनी चाहिए। एहतराम करता हूं हारून रशीद साहब बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। तुम्हें ये क्या बुरी आदत है, तुम किसी को बात नहीं करने देते। बीच में मत बोलो, इस तरह नहीं हो सकती गुफ्तगू। बीच में मत बोलो, खामोश रहो। जी हारून साहब खामोश रहो। नहीं बात ये है कि ये हमें मालूम नहीं है, मैं कह रहा हूँ खामोश रहो। नहीं ये भी तरीका नहीं है। नहीं ये क्या तरीका हुआ? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? मुझे सिखाएं, ये बात गलत है आपकी। बात करने दो, ये तरीका आपका गलत है। तुम बात कर रहे हो तो हम बीच में बोलते हैं। मैं मुलाजिम नहीं हूँ आपका। ये है कि इमरान खान साहब का ये जो इल्जाम है, ये तो हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है कि आप उसको दबा लेंगे। अंडरस्टैंडिंग है और बकवास बंद करो। मैं ये बकवास तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? ये आपको तमीज होनी चाहिए। मैं क्लासरा नहीं हूं कि जिसकी आप जिस तरह ये वो तरीका है आपका, आप जिसको चाहते हो जिस तरह नजर कर देते हो। अच्छा आपको पता ही नहीं है, बहुत बड़ा अखबार आपको तरीका नहीं है। पूछता कौन है? कभी किस कान नवाज शरीफ कहाँ आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं? तुम तो कभी आप वकालत करते रहे क्लासरा नहीं बन सकते। अजीब वकालत करते रहते हो इमरान खान। तुम्हारी क्या हैसियत है? इमरान खान खामोश कराएं। ये तरीका नहीं है। बच्चे बनो, आप भी इंसान के बच्चे बनो। ब्रेक पे आते हैं। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। रऊफ साहब मैं आपके पास आऊंगा सीधा। 2 बड़े क्विक सवाल है, प्रोग्राम का आखिरी से चल रहा है। मुझे एक तो बताइए, इमरान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ हम पॉलिटिकल उसको समझे कि जी एक उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया या कुछ सब्सटेंस है? दूसरा ये कि चीफ जस्टिस साहब भी फारिग हो रहे हैं, 11 तारीख को बड़े बाइजों रिटायरमेंट हो रही है, तो हुकूमत तो बड़ी खुश होगी क्योंकि बकौल हुकूमत के उनका भी नाकता बंद किए रखा है उन्होंने, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास रिपोर्टें। जी रऊफ साहब।
जी कामरान, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मेरा ख्याल है जो उस पर डिबेट होनी चाहिए, और पाकिस्तानी क्योंकि सोसाइटी झूठ पे चलते हैं, हम सब झूठ बोलते हैं और लोग भी खुश होते हैं झूठ सुन के। आज तक मैंने कोई प्रोग्राम यहाँ पे नहीं सुना, कोई डिबेट पार्लियामेंट में नहीं सुनी, किसी लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि आखिर अमेरिकन पागल हैं कि 1 करोड़ रुपए का एक ड्रोन वो पाकिस्तान पे क्यों फेंक रहे हैं। वो क्या रीजंस हैं जिस वजह से पाकिस्तान पे अटैक हो रहे हैं। कोई पाकिस्तान में इस पे बात करने को तैयार नहीं है। मैंने तो किसी से नहीं सुनी, ना टीवी पे कभी सुनी है, ना मैंने डिबेट सुनी है, ना हमारा कोई लीडर बताता है, और लोग हमारे बेवकूफ़ बन के खुश होते हैं। पूरा आप दुनिया जहां का जोर लगा के देख लें, ड्रोन नहीं रुकेंगे। जब अभी ये नवाज शरीफ साहब ये गए थे अमेरिका, और अभी हमने डिस्क्लोज भी किया, मैंने ये न्यूज़पेपर में स्टोरी फाइल की अपने प्रोग्राम, ये खबर ये है, मैं भी ये तफसील से बताया कि इनको बाकायदा ओबामा साहब ने कहा है, उन्होंने कहा सर हिज एक्सीलेंसी वापस जाएं या तो खुद अपना घर ठीक कर लें। आपके यहाँ जो टेररिस्ट ठहरे हुए हैं जिनसे आपकी कभी सुलह हो जाती है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी मार कुटाई होती है, या जो कुछ होता है, आप उनको खुद क्लीन कर लें, उनको रोक लें। अगर नहीं रोक सकते तो हाँ, आप अगर तालिबान को नहीं रोक सकते, अलकायदा को नहीं रोक सकते कि वो अटैक करें उन पे, तो आप फिर हमें भी नहीं रोक सकते। तो पाकिस्तान एक बन चुका है, आप कह सकते साइलेंट स्पेक्टेटर। ये तालिबान और अमेरिकन के दरमियान एक सैंडविच बाजी है। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या समझे फिर हम? इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या समझे फिर हम? मैं जाती तौर पर समझता हूँ, हो सकता है फिर इमरान खान साहब के फैन है, फॉलोअर हैं, वो इस चीज पर नाराज हो जाएं कि इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए, इस बात पर भी जोर उन्हें देना चाहिए कि पाकिस्तान पे अटैक क्यों हो रहे हैं, इनके पास कोई स्ट्रेटजी है। मसलन आप उस हंगू को देख लें, वहां पे जो मदरसे में अखवान आके ठहरे हुए थे तालिबान, उनके बारे में अमेरिकन को पता चल गया था कि वहां पे ये फलां मदरसे फलां कमरे में वहां पे अमेरिकन मौजूद हैं। अगर नहीं पता चला तो वहां के डीपी और डीसीओ को पता नहीं है, स्पेशल ब्रांच को पता नहीं है, हमारी एजेंसीज को पता नहीं है। तो ये वो मेरा ख्याल इश्यूज हैं। ये वो ठीक है, रऊफ साहब टाइम बड़ा कम है, ठीक है, शौकत साहब एजुकेशन वाला मोड है। जी जी, ये आपका पॉइंट आ गया। आप चीजें की बात तो बाद में करेंगे, वक्त की किल्लत है। शौकत साहब सारी दुनिया को, रऊफ साहब आप मेरे साथ ही रहिए। शौकत साहब सारी दुनिया को पता है सवाए पीटीआई के मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान कि अपने अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के अपने मिसाइल की का कॉन्सिक्वेंस है, सवाए आप लोगों के सबको पता है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्या बन चुका है और इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन सी ताकतें इसके अंदर खेल खेल रही है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो 10-12 सालों पिछले जो हमारी हुकूमतों की जो पॉलिसियाँ रही हैं, तो वो तो सारे जिम्मेदार तो उसकी वही है ना। जो अब इशू बन चुका है, अब इशू से निकलना कैसे है? अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सराहने पर रख के हम सो जाएं कि जी अब देखते रहते हैं कि ड्रोन हमले होंगे और हमारे लिए हालात साजगार होंगे और फिर हम जाके उठेंगे अपनी कारोबार करेंगे। इस तरह नहीं हो सकता। देखो, मुल्कों के अंदर अपनी लीडरशिप होती है, बुरहान आते रहते हैं, मुश्किलात आती रहती हैं, लीडर मुश्किलात से निकालते हैं। ये नहीं कि अमेरिका आके हमें निकालेगा। सर ये भी तो नहीं हो सकता कि अमेरिका को आप फिर डिक्टेट करें। सुपर पावर है, अलायंस में भी है, पैसा भी उनसे ले रहे, ख्वा वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हो, यूएस एड हो, फिर ये भी तो नहीं हो सकता ना सर। अमेरिका को किस तरह कन्विंस करेंगे? वर्ल्ड पावर है जी। देखिए, ये लीडरशिप का काम है कि वो अपने अमेरिका को कन्विंस करे। अब ये कि अब इनकी तरफ से कौन सी कोशिशें हुई, आप मुझे बताएं। ठीक है, अभी तरफ क्या कोशिशें हुई? ये जो एपीसी बुलाएगी उसमें क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, शौकत साहब मुझे आगे चल रहे हैं। उसके बाद जो हालात हुए, उसके बाद आपको नहीं समझ आती है कि दोबारा एपीसी होना चाहिए था? कुछ सारी ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया आपका पॉइंट। शौकत साहब, हारून रशीद साहब, चीफ जस्टिस साहब रुखसत हो रहे हैं, आपके ख्याल में हुकूमत ये भी खुश होगी, ऑपोजिशन तो शायद खुश हो ही हो, हुकूमत भी खुश होगी, या आपको लगता है कि नहीं अब वही सिस्टम चलेगा जुडिशरी का जो पहले चलता आ रहा है, नए चीफ जस्टिस पुराने के तसलसल होंगे और इस तरह ही फैसले होंगे एक्टिविज्म से? जी, खुश तो यकीनन होगी। उनका रवैया ज्यादा सख्त रहा है, जुडिशल एक्टिविज्म ज्यादा रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो स्पेस गेन कर लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। अदालतें असर्ट करती रहेंगी, स्टाइल बदलेगा और उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी सूरत हाल में। लेकिन ये कि मनमानी करने की तो अदालत इजाजत नहीं देगी और बहुत से फैसले उन्होंने दुरुस्त भी किए हैं। ज्यादा उनके रवैये में जो सख्ती थी वो शायद नए चीफ जस्टिस में नहीं होगी। बिल्कुल सही। मियां जावेद साहब, दिल पे हाथ रख के बताएं, खुशी हो रही है या आपको, या आप बड़े गमज़दा हैं कि इतने चीफ जस्टिस इतने इंपॉर्टेंट जो थे, इनका इतना कंट्रीब्यूशन है जुडिशरी में, वो अब जा रहे 11 तारीख, कोई खुशी हो रही है या नहीं? देखें, बात यह है कि अदलिया की बहाली के लिए हमने जो जद्दोजहद की, और मैं समझता हूँ तो किसी को ये ना खुशी है ना गमी है। एक उन्होंने अपनी टर्म पूरी की, उसके बाद जा रहे हैं जो सुकून का सांस लिया आपने? नहीं, सुकून का या प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, मिसिंग पर्सन्स पे आप लोगों ने लात का बंद किया हुआ है, वही इशू है जो कोर्ट ने काम अपना करना है, ये हो या इनकी जगह कोई और हो, हर एक को अदलिया का एहतराम करना होगा।
जो आपने असल जो पहला आपका मौजूद था, मैं 2 जुमले उसके जल्दी कर लिए लीजिए, जरूर अर्ज करूंगा 2 जुमलों की गुंजाइश कि देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या हमारे हमसाया ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर जिस दहशतगर्दी का शिकार है, कराची के हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, क्या हम मुतम्मल हैं कि ड्रोन भी दें, गिराएं, धरने भी दें और एक दूसरे को गद्दार भी कहें? खुदा के लिए पाकिस्तान के अदारे, सियासी जमातें एक पेज पर शौकत साहब वैसे कंसीडर कर लीजिएगा पाकिस्तान के हालात में क्या धरने वगैरह भी पॉलिसी ठीक रहेगी, कब तक रहेगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मियां साहब ने आपके लिए छोड़ दिया, मियां जावेद लतीफ साहब ने। जी शौकत साहब। एक मेरा ख्याल इमरान खान साहब को धरने का मकसद ये है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। ठीक है, हम देखिए तो एहतजाज भी ना करें। ठीक है, रऊफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को और उनके वेल विशर्स को एक चीज़ देखनी होगी कि इससे पहले जमात इस्लामी के पास बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर रही है, लेकिन वो कभी भी मेरा इलेक्शन जीत नहीं सकी। एक मॉडरेट सोसाइटी ने पहली दफा। वक्त खत्म हो गया जी, वक्त खत्म। आज के प्रोग्राम था व्यूअर्स।